चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग करने के बाद चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया के मन में चांद को एक्सप्लोर करने की जिज्ञासा जगा दी। अभी पूरी दुनिया की नज़र चंद्रयान 3 पर टिकी हुई थी कि तभी इसरो ने आदित्य L1 लॉन्च करके पूरी दुनिया में एक अलग ही हेडलाइंस बना ली। टेटिस सोलर मिशन। 2 सितंबर 2023 को इसरो ने आदित्य L1 नाम से एक मिशन लॉन्च किया है। ये इंडिया का पहला ऐसा मिशन है जो सूरज को स्टडी करेगा। ये चंद्रयान की तरह सूरज पर लैंडिंग नहीं कर सकता। तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये मिशन होगा कैसे और ये सूरज के बारे में क्या रिसर्च करने वाला है और उस रिसर्च से हमें क्या फ़ायदा पहुँचेगा। इन्हीं सवालों के जवाब हम आज के इस एपिसोड में जानेंगे। तो अगले कुछ मिनटों के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये चांद का नहीं बल्कि सूरज का सफ़र है। टाइम तो लगेगा ही। एक बार हमजा टीवी के वीडियोस में आपका फिर से खुश आमदीद। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर आदित्य L1 क्या है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। आदित्य का मतलब होता है हमारा सूरज, लेकिन ये L1 क्या होता है। L1 का मतलब लग्रांज पॉइंट 1 होता है। नहीं समझे? चलिए इसे और आसान बनाते हैं। आपको न्यूटन का थर्ड लॉ तो पता ही होगा। हर एक्शन के इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। बस यही फंडा हमारे स्पेस में भी अप्लाई होता है। अगर सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी को अफेक्ट करती है तो पृथ्वी की ग्रेविटी भी सूरज को अफेक्ट करती है। ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के हमेशा मुकाबले में रहते हैं और एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर ये दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। इसे ही हमारे वैज्ञानिकों ने लग्रांज पॉइंट नाम दिया है। ऐसे टोटल 5 पॉइंट हमारे स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 नाम दिया गया है। L2 पॉइंट पर ही नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप लगा हुआ है, जो हमें ब्रह्मांड की खूबसूरत तस्वीरें खींच कर देता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं हमारे मिशन पर। तो दोस्तों, आदित्य L1 पृथ्वी से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट के पास एक हेलोवीन में जाकर घूमता रहेगा। ये तो हम बाखूबी जानते हैं कि सूरज की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, तो वहीं आदित्य L1 को L1 पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। अगर ये वहां पर सफलतापूर्वक पहुंच जाता है तो 5 साल तक वहां रहकर सूरज के बारे में रिसर्च करता रहेगा और इसरो को सूरज के बारे में जानकारी देता रहेगा। अब बात आती है कि 5 सालों तक ये स्पेसक्राफ्ट वहां रहेगा कैसे। क्या इतना फ्यूल उसमें होगा? तो दोस्तों, इसका जवाब हम पहले ही दे चुके हैं। आदित्य L1 को L1 पॉइंट पर 5 सालों तक रुकने के लिए फ्यूल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूरज और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स जहां एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, बस उसी पॉइंट पर हमारा आदित्य L1 रुकेगा और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसे सालों तक वहां रुके रहने में आसानी होगी। L1 पॉइंट पर आदित्य L1 अकेला नहीं होगा, बल्कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोहो सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट वहां पर ऑलरेडी मौजूद है। अब बात आती है मिशन की कि आखिर आदित्य L1 वहां जाकर सूरज के बारे में क्या स्टडी करने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें सूरज को समझना पड़ेगा। अगर डायमीटर की बात की जाए तो सूरज का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है। सूरज का वजन पृथ्वी के वजन से 3,33,000 गुना भारी है। हमारी पृथ्वी इतनी छोटी है कि सूरज के मुकाबले में ये कुछ नहीं लगती। लगभग 1.3 मिलियन पृथ्वी सूरज के अंदर समा सकती है। आप तो जानते ही होंगे कि धरती के अंदर अलग अलग लेयर होती है, जैसे कोर, मेंटल और क्रस्ट। वैसे ही सूरज में भी अलग अलग लेयर होती है। सूरज के सबसे अंदर वाली लेयर का नाम भी कोर है। इस लेयर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन होते हैं, जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे से क्रिया करके एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसी एनर्जी से सनलाइट पैदा होता है, जो हमें धरती पर भी महसूस होता है। इसका टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाहर है रेडियो एक्टिव जोन, जो हमारे सूरज का लगभग 70% हिस्सा होता है। इसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन, जो हमारे सूरज का लगभग 30% हिस्सा होता है। इसके बाद आता है सूरज का सरफेस, जिसका नाम फोटोस्फीयर है। वैसे इसे हम सूरज का सरफेस कहते हैं, पर सूरज का एक्चुअल में धरती की तरह कोई सरफेस नहीं होता, क्योंकि फोटोस्फीयर पर गर्म गैसेस और प्लाज्मा मौजूद है। इसी लेयर को
सूरज का सबसे ठंडा हिस्सा कहा जाता है, जिसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके ऊपर आती है क्रोमोस्फेयर लेयर, जहाँ पर तापमान बढ़ने लगता है। यहाँ का औसत तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद ट्रांजिशन रीजन नाम की एक पतली लेयर आती है और उसके बाद आती है अंत में कोरोना नाम की एक लेयर। कोरोना की इस लेयर में बहुत गर्म प्लाज्मा मौजूद होते हैं। यहाँ का औसत तापमान 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर आप सूरज के बारे में अच्छे से समझ गए हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल तो आ रहा होगा कि सूरज का कोर इतना गर्म, फिर उसका सरफेस ठंडा हो जाता है और फिर अंत में कोरोना वाली लेयर फिर से गर्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसका जवाब अभी तक दुनिया का कोई साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाया। हो सकता है आदित्य L1 इसके बारे में कुछ पता लगा पाए। आदित्य L1 सूरज की 3 लेयर फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना को स्टडी करेगा, लेकिन सूरज से इतनी दूरी पर यह स्टडी पॉसिबल कैसे होगी? तो दोस्तों, ये बात आप अच्छी तरह से जान लो। सूरज की लेयर्स मतलब के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना से कई तरह की रेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, जिसमें से कुछ धरती की सतह तक पहुंचती है तो कुछ स्पेस में ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का वातावरण उसे धरती तक पहुंचने नहीं देता। इसी वजह से धरती पर रहकर सूरज के बारे में रिसर्च करना इम्पॉसिबल है। इसलिए इसरो ने L1 पॉइंट को चुना। आदित्य L1 में टोटल 7 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो सूरज से आने वाली रेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेज़र करेंगे, जो हमारी पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाते। आदित्य L1 में लगे 7 इंस्ट्रूमेंट और उनकी वर्किंग के बारे में हम एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, अगर इस वीडियो पे हमें आपका प्यार मिलता है तो। अगर आप आदित्य L1 पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।